मैं आज अपने ऑफिस की एक ज़रूरी फाइल घर पर ही भूल गया था। एक ज़रूरी मीटिंग से पहले मुझे उस फाइल की ज़रूरत थी, इसलिए मैं 11 बजे ही घर लौट आ गया था। मेरे पास मेरे घर के बाहरी दरवाजे की चाबियां थी, इसलिए मैं खुद ही दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैं आगे बढ़ा तो एक कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने झांक कर देखा तो मेरी बीवी हंस हंस कर बातें करती हुई नजर आई। दूसरी तरफ हमारी नौकरानी सिर पर दुपट्टा ओढ़कर बैठी थी। मैं जैसे ही आगे बढ़ा, उन दोनों की नज़र मुझ पर पड़ गई। मैं और उसकी तरफ आगे बढ़ा तो नौकरानी ने झट से अपने दुपट्टे से मुंह ढक लिया और भागने की कोशिश की। मुझे शक हुआ क्योंकि वो तेज़ी से भागी थी और मैं उसे पकड़ नहीं पाया, मगर उसका दुपट्टा तो मेरे हाथ में ही रह गया था। कामवाली ने अपना दुपट्टा छुड़ाने के लिए पीछे मुड़कर देखा तो मेरी सांस ही अटक गई, क्योंकि नौकरानी के भेष में तो मेरा नाम रमेश है। मेरा जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ था। मेरी शादी बड़ी धूमधाम से हुई। वैसे तो मेरी शादी घर वालों की पसंद से हुई थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करने लगा था। मेरा लखनऊ से कानपुर ट्रांसफ़र हुआ तो मेरी बीवी भी जिद करने लगी कि मैं भी आपके साथ कानपुर आएगी, क्योंकि शादी से पहले वो कानपुर में ही रहती थी। मैंने कोमल को बहुत समझाया, देखो कोमल, कुछ दिन यहीं पर रुक जाओ, मुझे फ्लैट को सेट करवाने दो, फिर मैं तुम्हें भी बुला लूँगा। लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। इधर मेरे माता पिता मुझसे नाराज़ हो गए थे कि अपनी बीवी को तो हमारे साथ छोड़ कर जाओ, लेकिन कोमल लाड में आके जिद करती रही तो मेरा दिल पिघल गया और फिर मैं उसे अपने साथ कानपुर ले आया। कानपुर आने के बाद हमारे अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई थी। हम दोनों खूब घूमते फिरते होटल से ही खाना खाते, लेकिन वक्त के साथ असल ज़िंदगी की शुरुआत हो गई तो मुश्किल पैदा होने लगी। मैंने एक पॉश एरिया में घर किराए पर लिया था, लेकिन साफ़ सफाई न होने के कारण वो बहुत गंदा हुआ था। जब मैं कोमल को सफाई करने के लिए कहता तो वो मुंह फुलाकर बैठ जाती और कहती, मैं काम वाली मौसी हूँ क्या? यह बीबी मैं उसे समझाता था, नेहा भाभी और पायल भाभी भी तो काम करती थी ना, तुम कर लोगी तो क्या हो जाएगा? वो चिढ़कर कहती, उन दोनों की वजह से तो मैं इधर ससुराल नहीं रुकी। वो खुद तो मशीन बनी हुई थी, मुझे भी मशीन बनाना चाहती थी। अब मैं उनकी इन बातों पर क्या जवाब देता? मैं ऑफिस से आकर अकेले ही पूरे घर की सफाई कर देता। मेरे लिए इतना ही काफ़ी था कि वो खाना बना लेती थी। खाना जैसा भी बनता मैं खा लेता। हमारा सब कुछ अच्छे से चल रहा था। ज़िंदगी में शांति ही शांति थी, लेकिन अचानक पता ही नहीं क्या हुआ, मेरी बीवी परेशान सी रहने लगी थी। बात बात पर गुस्सा हो जाती। एक दिन कोमल ने बताया, मुझे एक काम वाली मिल गई है। मैं कई दिनों से काम वाली ढूंढ रही थी। वो बोली काम वाली 2 घंटे के लिए आएगी और घर की सफाई कर जाएगी। मुझे बड़ी खुशी हुई। चलो अब मुझे घर की सफाई तो नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे चिंता भी हो रही थी। मैंने कहा, कोमल ध्यान रखना, नौकरानी घर की सफाई करने आती है तो, लेकिन सफाया करके चली जाती है। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ी थी और बोली, आप चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब एक बार फिर से घर में शांति आ गई थी। कोमल बहुत खुश और सज धज कर रहने लगी थी। मैं घर आता तो उसको बहुत खुश देखता था। मुझे ये तसल्ली हो गई कि चलो सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन एक दिन मैं ऑफिस की एक ज़रूरी फाइल घर पर भूल गया था। घर जाकर जो देखा उससे तो मेरे होश ही उड़ गए थे। ये सब मेरे लिए असहनीय था, इसलिए मैंने कोमल को एक कमरे में बंद कर दिया। देर रात जब मैं घर लौटा तो कोमल ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। मैंने परेशान होकर दरवाज़ा खोल दिया और उसने मुझसे पूछा, तुम मुझे सीधे सीधे बताओ कि आज हमारे घर में नौकरानी के भेष में कौन मौजूद थी? वो बोली, आपको मेरी कसम है, पहले आप मेरी बात सुनो, फिर मैं आपको उससे मिलवा दूंगी। मैंने अपनी बीवी को एक मौका दे दिया था। मैं दिल से यही चाहता था वो ये सारी शंकाओं को झूठा साबित करे, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता था। कोमल ने अपने आंसू पोंछे और कहने लगी, रमेश, हम 7 बहनें और एक भाई हैं। पिताजी दिहाड़ी मजदूर और माँ दर्जी है। हम सब छोटे छोटे थे तो हमारे पेट भी छोटे थे। हमारा पेट माँ की सिलाई की कमाई से भरता था। जब हम बड़े हुए
तो हमारी भूख भी बढ़ गई। अब कम खाने से क्या गुजारा होता था। दाल बनाने का बर्तन चूल्हे पे चढ़ा देती और जी भर के दाल में पानी डाल देती, लेकिन हमें रोटी हर बार कम पड़ जाती थी। हम खाली पेट से ही उठ जाते थे। जब कई दिन तक ऐसे ही मुसीबत सहनी पड़ी तो हमारी खाने वाली चटाई तितर बितर हो गई थी। हम सभी भाई बहन एक दूसरे से खाना छीनकर खाने लगे थे। मेरा सबसे छोटा भाई अभय, वो खाना मुट्ठियों में भर लेता। हम उसे कुछ नहीं कहते। जब सब लड़ झगड़ कर उड़ जाते तो वो अपने छोटे छोटे हाथों से रोटियों के टुकड़े निकालकर माँ को खिलाने लग जाता। जब माँ रोती जाती तो अभय अपनी कमीज के आंचल से माँ के आंसू पोंछ लेता था। मेरा सबसे बड़ी बहन 17 साल की थी और अभय 4 साल का था। ये जो उम्र का अंतर था ना, ये बहुत ही खतरनाक था। बहन की शादी की उम्र निकलती जा रही थी, लेकिन गरीब घर की लड़की से कौन शादी करता। अब हम बहनों को अभय से बड़ी आशाएं थी। हम दिन गिन कर काट रहे थे कब वो जवान होगा और कब हमारी किस्मत खुलेगी। लेकिन जीवन का हर पड़ाव एक मृगजल रहता था। अभय जवान हो गया और हम सब बहनें पक्की उम्र की होती गई। जब हम अपनी किस्मत पर रोते थे तो वो सबसे बड़ी बहन मीना के गले लग कर रो पड़ता। माँ अपना माथा पीट कर रहती थी। माँ अभय से बहुत समझाती थी कि तुम एक मर्द हो। जब एक औरत किसी मर्द के सामने असहाय होकर आंसू बहाती है तो मर्द अपनी हिम्मत जुटाकर उसके आंसू पोंछ देता है, खुद रोने नहीं बैठ जाता है। अभय को ये बातें क्या समझ में आती थी। वह बेचारे के भी हमारी तरह ही नसीब फूटे हुए थे। पढ़ाई से भी दूर हुआ था और हुनर से भी। जब वो 17 साल का हुआ तो माँ उसे बिजली का काम सिखाने के लिए लगा दिया था, लेकिन तब तक उसके पास काम सीखने के लिए समय ही नहीं बचा था। माँ के आंखों की रोशनी बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। वो सिलाई नहीं कर सकती थी। बड़ी बहन भी सिलाई के पीछे हट चुकी थी। अब सुबह शाम हमारे हालात एक जैसे थे। हम भूखे रहते तो पिताजी शाम को मस्त शराब पीकर आते थे और बिस्तर पर ढेर हो जाते। माँ रात को भूख के कारण रो रही थी। अभय नींद से उठकर उनके पास गया और उनके गले लगाकर रोने लगा था। फिर सुबह हुई तो उसने अपना फैसला सुना दिया। वो बिजली का काम नहीं सीखेगा, बल्कि दिहाड़ी मजदूरी करेगा, मेहनत मजदूरी करेगा। समय की मांग भी यही थी। तभी तो हम सभी चुप ही रहे। अब एक लड़का अक्सर अभय के साथ हमारे घर आता था। उसका नाम रोशन था। वो उम्र में अभय से काफ़ी बड़ा था, शायद मुझसे भी वो 1-2 साल बड़ा ही था। वो माँ को आके दिलासा देता कि चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो चोरी चोरी मुझे देखते रहता था। उसको मैं अच्छी लगने लगी थी और उसने मुझसे कहा था कि जब उसके घर के हालात ठीक हो जाएंगे तो वह मुझसे अपनी दुल्हन बनाकर ले जाएगा। लेकिन फिर एक दिन रोशन गायब हो गया। मुझे उम्मीद थी कि वो एक दिन ज़रूर वापस आ जाएगा। इसी बीच मैं भी पूरे दिन घर में से गायब रहता था। अब तो वो रात भी वापस गुजारने लगा था। एक दिन वो रोज़ की तरह घर से बाहर निकला और लौटकर वापस ही नहीं आया। माँ और हम बहनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। माँ पूरे दिन ऐसे रोती थी जैसे उसकी मौत हो गई हो। हम बहुत दुखी रहने लगे थे। हम बहनें भी भाई को याद करते तो अपनी इच्छाओं पे आंसू बहाते हुए कई दिनों से हमें खाना नसीब नहीं हुआ था, जिसके चलते बड़ी बड़ी बहन अब सीढ़ियों पर चढ़ी तो चक्कर खाकर गिर पड़ी। उसके सिर पर गहरी चोट लगी और उसे झटके से मेरी सबसे बड़ी बहन की मौत हो गई। दीदी गुजर गई, लेकिन ना माँ रोई और ना हम बहनें। माँ रोई, बोली कि मीना की भूख मर गई। हमने कहा खुश नसीब थी, हम बदकिस्मत बहनें जिंदा थी। 1 महीना बीत हो गया होगा। अभय वापस लौट आया। वो ढेर सारे पैसे लेकर आया था अपने साथ। वो नीली शॉल भी लाया था। अभय बोला, माँ ये शॉल हिरेना के लिए है। तो माँ, बेटा अब इस ओढ़ने के लिए इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही वो परेशानी से अपना मुंह ताकता रह गया। हम सब बहनों की गिनती करने के बाद बोला, माँ मीना क्यों मर गई? पिताजी मर जाते तो अच्छा होता। अभय अब बात बात पर रोता नहीं था। वो दुख की बात सुनकर ही हंस देता था। अभय के घर आने पे अब हम घर में भरण पोषण की व्यवस्था हो गई थी।
उसने माँ से कहा कि मैं एक बिजनेस करने लगा हूँ। फिर माँ बोली, भगवान का शुक्र है। फिर अभय ने दिन रात का कोई हिसाब किताब ही नहीं रहता था। वो कभी दिन से निकलता तो कभी रात को भर बाहर ही रहता और लोड करना आता। हम बहनें पेट भरकर खाना खाने के बाद अभय को दुआ देती। अभय ने माँ से कहा था, माँ जब मैं काम करके वापस आता हूँ ना तो कोई मुझसे बात ना करे। वो घर आता तो मुंह छुपाकर कमरे में जाता और जब आराम करके बाहर आता तो खुश दिखाई देता। उसके दिन और रात का व्यवहार हमारी समझ से परे था। अब ये हुआ कि जब पेट भरने लगा तो अकल भी जाग उठी थी। अब माँ भी अभय की चिंता होने लगी थी। माँ अभय से उसके काम के बारे में पूछती तो वो टाल देता। माँ जिद करती तो वो उठकर बाहर चला जाता। एक दिन जब पिताजी घर आए तो वो नशे में नहीं थे। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने घर आकर अभय को जोर जोर से पुकारना शुरू कर दिया। तो हम सभी बहनें और माँ दौड़कर पिता के पास पहुंची। अभय भी अपने कमरे से बाहर आ गया। वो जैसे ही बाहर आया, पिताजी ने उसकी चेहरे पर एक थप्पड़ पर थप्पड़ बरसाना शुरू कर दिए। पिताजी बोले, इस बेशरम ने तो मेरे नाक को ही डुबा दिया। माँ ने कहा, जो शख्स खुद नशे में डूबा हो उसको कोई और क्या डुबा देगा। पिताजी बोले, अभय तुम लोगों का हैराम का खाना खिला रहा है। माँ जी आज रुकने वाली नहीं थी। कहने लगी, तुमने तो आज तक हमें एक निवाला नहीं खिलाया, भले ही हराम का ही क्यों न हो। पिताजी अभय के जान के दुश्मन बने हुए थे। वो अभय को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। उसे घर से निकालना चाहते थे, लेकिन माँ अपनी जिद पर अड़ी थी। लेकिन जब पिताजी ने माँ को तलाक देने की धमकी दी तो माँ ने एक नज़र अपनी आधा दर्जन अविवाहित लड़कियों पर दौड़ाई और वो चुप होकर बैठ गई। उस दिन पिताजी ने अभय को अपमानित करके घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन अभय की आंखों में ना कोई आंसू थे और ना ही चेहरे पर कोई उदासी थी। अभय घर छोड़कर चला गया और माँ ने पिताजी से पूछा, मेरे बेटे का अपराध क्या है। पिताजी ने माँ से कोई जवाब नहीं दिया और घर से निकल गए। अभय ने घर तो छोड़ दिया, लेकिन उसने हमसे हाथ नहीं खींचा। वो हर महीने माँ को अच्छी खासी रकम भेजा करता था। उसने पैसों से माँ ने नए इलाके में एक घर खरीदा था। उस इलाके में किसी को नहीं पता था कि हम क्या सह कर आए हैं। हम तो सभी की नज़रों में खानदानी बन गए थे। माँ ने हमारे लिए रिश्ते ढूंढे और हमारी शादियाँ करवा दी। हमें नहीं पता था कि अभय कहाँ है और किस हाल में है। लेकिन कल जब मैं बाजार गई तो मेरी मुलाकात अभय से और उसके दोस्त से हो गई। वो अभय के लिए बहुत चिंतित था। उसने हाथ जोड़कर मुझे विनती की कि मैं अभय से मिल लूं, वरना तो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगा। रमेश, आज प्लीज़ मुझे अभय के पास ले चले। मैं कोमल की बात से चकरा हुआ था। जब उसने हाथ जोड़कर मुझसे विनती की तो मेरे माथे का बल डालते हुए कहा, मुझे सिर्फ तुम्हें इतना पूछना है कि आज जो काम वाली मौसी मेरे घर पर आई थी उसकी हकीकत क्या है। तो वो बोली, मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी, लेकिन मुझे डर है कि असलियत जानने के बाद आप मुझे तलाक दे देंगे। पर इससे पहले बस आप मेरे साथ मिलके अभय को ढूंढ लें, फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। हमेशा की तरह मैंने कोमल की बात भी मान ली थी। मैंने उससे वादा किया था कि मैं अभय को ढूंढ कर लाऊंगा। मुझे रोशन भी याद था। कोमल ने खुद भी कबूल कर लिया था, वो उससे प्यार करती है। सबसे पहले मुझे रोशन को ढूंढना था, जो कोमल को मार्केट में मिला था, लेकिन वो कोमल से मिलने के बाद कहीं गायब हो गया था। मैंने रोशन और अभय के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने सभी संपर्कों का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन जो बातें मुझे पता चली थी वो काफ़ी परेशान करने वाली थी। रोशन और अभय को लोग जिस काम के लिए जानते थे, वो अगर कोमल अपने कानों से सुनती तो डूब मरती। मैंने उसकी खोज जारी रखी। आखिरकार मैं उसके फ्लैट का पता हासिल करने में कामयाब हो गया था। शाम होते ही जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो मैंने कोमल से कहा, कोमल तैयार हो जाओ, आज हम अभय से मिलने जाएंगे। वो मेरी बात सुनकर खुशी से उछल पड़ी। उसने तुरंत दुपट्टा सिर पर ओढ़ा और बोली, आप मुझे लेकर चलिए। हम दोनों एक पॉश इलाके में एक फ्लैट के सामने खड़े थे। मैंने डोर बेल बजाई तो रोशन ने दरवाज़ा खोला था। वो मुझे नहीं जानता था, इसलिए बोला, आजकल अभय कोई शो
नहीं कर रहा है। आप जहाँ से जा सकते हैं। रोशन का हुलिया औरतों वाला था। तभी मेरे पीछे से कोमल निकलकर सामने आ गई। वो रोशन पीछे हट गया। हम अभय को फ्लैट में दाखिल हुए। अभय सामने लॉन्च पर ही बैठा था। उसने सोफे के सामने टेबल तरह तरह के नशों का सामान से भरा पड़ा था। इस समय भी वो नशे में ही दिख रहा था। कोमल देखते ही उसने रोशन को इशारा किया कि ये सब चीज़ें वो यहाँ से उठा दे। अभय तो अभी अपनी बहन से भी नहीं मिला था। वो बड़े कठोर स्वर से बोला, क्या करने आई हो यहाँ? कोमल अभय को इस हालत में देख कर रो पड़ी। तुम्हारी ये हालत कैसे हुई मेरे भाई? अभय रो पड़ा और बोला, क्या क्या सुनाई, जाने दो, रहने दो। कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से ख़त्म? क्या तुम ये सुनने आई हो कि अभय पूरे कानपुर शहर का सबसे मशहूर किन्नर है? अभय की बात सुनकर कोमल तड़प उठी। तुम्हें याद है ना कि मैं ना भूखे मर गई थी? तुम्हें तो याद ही होगा, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि तुम्हारा अभय भाई भी भूख से मर गया था। उसके शरीर में कई नई आत्मा पैदा हो गई, एक किन्नर की आत्मा। जब मैं गरीबी में था ना, इसलिए रोशन ने मुझे कहा कि रात में लिपस्टिक लगाकर भीख मांगते हैं। मैंने उसकी बात मान ली, लेकिन उस रात भीख नहीं मिली थी, ताने मिल रहे थे। घटिया सुझाव सुनने की भी मेरी आत्मा तो उसी रात को बर्बाद हो गई। अब मैं और रोशन रात को मेकअप करके भीख मांगते थे। एक रात हमको किन्नरों के गुरुओं के अगवा कर लिया था। उन्होंने कई दिनों तक हमें भूखा रखते हुए मारा भी था और गुस्से में भी था। हमने क्यों उसकी सीमाओं का उल्लंघन किया है? हम पुरुष होकर भी क्यों तीसरी जाति में हक को लूट रहे थे? भला ये क्या बात हुई कोमल? भीख मांगना भी किसी का हक होता है क्या? हम दोनों ने उनके गुरु को अपने हालात बताए ना, तो उनका दिल पड़ गया था। उसने 1 महीने बाद हमें पैसे बगैर देकर दिया, और लेकिन जब मैं घर वापस आया तो मेरी बहन मीना घर में नहीं थी। मैं टूट गया, लेकिन मैं सोचता था कहीं तुम 6 जन भी भूख से न मर जाओ। इसलिए मैं रोज रात को चेहरे पर मेकअप लगाकर भीख मांगता था। मुझे अच्छे पैसे मिलने लगे थे तो घर के हालात भी सुधरने लगे, लेकिन हमेशा हराम के पीने वाले मेरे पिताजी को मेरी कमाई हराम कैसे लग गई? उसे किसी ने बताया था कि मैं किन्नर बनकर सड़क पर भीख मांगता हूँ। उसने मुझे घर से निकाल दिया। मैं जिद पे आ गया और वापस अपने गुरु के पास चला गया। जिसने मुझे अगवा किया था। मैंने उसे कहा था, गुरु मुझे अपने साथ मिला ले। वो हंसने लगा। उसने शब्द आज भी मुझे याद है। वो बोल रहा था, अगर तुमने नाचना और गाना सीख लिया तो तुम बहुत आगे जाएगा, क्योंकि तुझ में नाजाकत भी बहुत है। मैंने फिर सब कुछ सीख लिया, अदाएं, नाचना, गाना। मैं अपने शराबी बाप के हाथों मजबूर होके मर्द से किन्नर बन गया। पूरे शहर में नाम का डंका बजने लगा। लोग मुझे दूर दूर से अपनी शादी ब्याह और समारोह में बुलाते थे। मैं जाता और डांस करके खूब पैसे कमाता था। फिर वो पैसे अपने सामने रख देता और नशे में धुत होकर अपने आप को मारता पीटता, खुद को गालियाँ देता कि कैसा मर्द हूँ। हालात से तंग आकर किन्नर बन गया। फिर वो सारे पैसे आप लोगों को भेज देता। जिस दिन आप में से किसी एक बहन की शादी होती तो मैं सारे कार्यक्रम रद्द करके लड़कों जैसे कपड़े पहनकर बहुत खुश हो जाता कि तुम बहनों के सिर पर हाथ रख कर तुम्हें विदा कर दूं। लेकिन फिर सोचता कि अगर वहाँ किसी बाराती ने मुझे पहचान लिया तो क्या होगा? बस यही सोचकर फिर मैं रोने लगता था। फिर एक एक करके तुम सब बहनों की शादियाँ हो गई तो पिताजी और अधिक बेफिक्री हो गई। मुझे तो पता भी नहीं था कि माँ मेरे पैसों में से सब बेफिक्र इंसान को भी देती है। लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कोमल, जब मैं एक समारोह के मंच पर परफॉर्मेंस कर रहा था तो मेरी नज़र किस पर पड़ी? एक शख्स पर जिसे हम अपना बाप कहते हैं। वो नशे में धुत था। मेरे मेकअप के पीछे छिपे चेहरे को पहचान नहीं पाया था। पिताजी मेरे एक एक ठुमके पर पैसों की बरसात कर रहे थे। मैंने वो फंक्शन पूरा करने के बाद अपने पिता के कान में जाकर कहा, पिताजी मैं तुम्हारा अभय हूँ। क्या मैं सबको बता दूं कि तुमने मुझे जन्म दिया है? मुझे मेरे हराम के पैसे से तो तुम बड़े इज्जतदार बने बैठे हो। मेरी बात सुनकर पिताजी ने मेरे मुंह पर थूक दिया। कोमल अभय फूट फूट कर रोने लगा था। कोमल उसके गले लगकर तड़प रही थी। मेरी और मेरी रोशन की भी आंखें भीग गई थी। तभी अभय ने कहा, पिताजी ने उस बेटे के चेहरे पर थूक दिया जिसके उनकी वजह से उनकी मर्दानगी
दी थी और अपनी इज्जत को मार डाला था। पिताजी ने हम सभी के साथ बहुत अन्याय किया है। तब मुझे पता चला कि माँ पिताजी को छोड़कर अपनी दूसरी बेटी के घर चली गई, तो मैंने पैसे भेजने बंद कर दिए। अब तो खैर मैंने भी नाचना छोड़ दिया, इसलिए मेरी ये हालत। मैंने भाई होने का फ़र्ज़ निभाया था। मैंने अपने बहनों की शादियाँ तो कर दी। अब मैं इस पापी और अपमानजनक जीवन को छोड़कर सबसे छिपकर रहना चाहता हूँ। कोमल और अभय के चेहरे पर उनका दुख बड़ी आसानी से देखा जा सकता था। कोमल बोली, अभय, तुमने हम सभी के लिए जो कुछ भी किया मेरे भाई, उसका कर्ज हम पूरी ज़िंदगी चुका नहीं सकते। आज हम सब बहनें अपने अपने घर में खुशहाल की ज़िंदगी जी रहे हैं और यहाँ किस मुसीबत में गुजर रहे तुम यहाँ किस मुसीबत में गुजर रहे हो अभय, तुम जानते भी हो क्या? पिताजी भीख मांगने लगे हैं। एक दिन हमारे घर दस्तक हुई। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खुला तो सामने पिताजी खड़े होकर भीख मांग रहे थे। मेरे भाई, मैंने उन्हें घर बुला लिया और कहा, मेरे घर की सफाई किया करो तो तुम्हें 2 वक्त की रोटी दे दिया करूँगी। वो आते हैं, मेरे घर में बड़ी मुश्किल से सफाई करता है। उनकी बूढ़ी हड्डियाँ इतनी जान नहीं है कि वो काम कर सके, लेकिन मैं नहीं जानती कि वो भीख मांगे। मैं नहीं चाहती वो भीख मांगे। सारी ज़िंदगी उन्हें मुफ्त की रोटियां तोड़ी हैं, तो क्या अब भी वो वैसा ही करें? मैं उससे हम सबको हिसाब लेना चाहती हूँ। फिर कोमल ने मेरी तरफ मुड़कर कहा, रमेश, वो काम वाली मौसी के रूप में आने वाला शख्स मेरा बाप है। अब सारी हकीकत मेरे सामने थी। मैंने कोमल को माफ़ कर दिया था। मुझे भी अभय का बड़ा भाई बनना था। मैं उसको और रोशन को अपने साथ घर ले आया, लेकिन जब डॉक्टर से बात की तो उन दोनों को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाना पड़ा था, जहाँ पर हर हफ्ते उनका मनोचिकित्सक द्वारा भी इलाज किया जाने लगा। जीवन की बहुत सी कड़वी यादें उनके दिमाग में बैठ गई थी। उनको नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए मिटाना ज़रूरी था। मैं और कोमल हर हफ्ते उन दोनों से मिलने जाते। उनमें बहुत तेज़ी से सुधार हो रहा था। जब भी कोमल अपने भाई के लिए रिश्ता ढूंढने में व्यस्त हुई है। जहाँ तक कोमल के पिताजी का सवाल है, वो हर दिन हमारे घर की सफाई करने आते हैं। मैं कोमल को समझाता भी हूँ कि वो अपने पिताजी को माफ़ कर दे, मगर वो अभी तक माफ़ करने के लिए दिमागी तौर पर तैयार नहीं है। अब आप ही बता दीजिए कि क्या कोमल को अपने पिता को माफ़ कर देना चाहिए या फिर इसी तरह अपने पे हुए जुल्म का बदला लेते रहे। तो दोस्तों, कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।